हेलो एवरीवन। यूट्यूब पे डेली यूथ पावर एकेडमी आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस आती हैं और डेली जो हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं वही आपको इस पे प्रोवाइड की जाती हैं। चैनल पे आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। डेली करंट अफेयर का जो मटेरियल है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। डेली करंट अफेयर्स के अलावा हमारी मंथली मैगजीन्स हैं और एग्जामिनेशन टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हमारी फटाफट सीरीज है। तो आप हमसे जुड़िए और आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है जिसमें नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कांटेक्ट करके हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको जो पीडीएफ मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए, आज 28 फरवरी है। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अ, चंद्रशेखर आजाद जी का कल जो है वो शहीदी दिवस था, मार्टिरडम डे। तो इस मौके पे जो है उनको जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने जो है वो अपना ट्रिब्यूट्स दिया और बताया कि किस प्रकार उन्होंने जो है वो एक स्टैंड लिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और एंड टाइम तक उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और झुके नहीं वो ब्रिटिशर्स के आगे, फाइट किया इंडिपेंडेंस के लिए। और इन्होंने अपनी अंतिम जो सांस तक जो है वो वंदे मातरम का जो है वो बोला था। और काकोरी ट्रेन एक्शन में भी ये इन्वॉल्व थे। और इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे भी ये जुड़े हुए थे। तो चंद्रशेखर आजाद एज ए फ्रीडम फाइटर, इनके बारे में मतलब हिस्ट्री के एस्पेक्ट से तो पूछा जाता है। और इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। और इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। और इन्होंने आजाद, या इसका मतलब होता है फ्री, ये जो है वो अपना एक अडॉप्ट किया था एज ए सिंबल कि हम जो है वो इंडिपेंडेंस को लेके एकदम डिटरमिन है। और उस टाइम पे जो प्रमुख हमारे रिवॉल्यूशनरी लीडर्स हुए जैसे भगत सिंह, सुखदेव, इनके साथ ये जो है वो अटैच थे। और अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। और वहां पे ब्रिटिश पुलिस के द्वारा इनका जो है वो एनकाउंटर किया गया था 27 फरवरी 1931। तो इसी दिन को हर साल मार्टरडम डे के दिवस पे जो है वो इसको मनाया जाता है। काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट में भी ये इन्वॉल्व थे एक्शन में। और ये जो है काकोरी जो कांड हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था 9 अगस्त 1925 को। इसके अलावा इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसको स्थापित किया था 1928 में। और इसका उद्देश्य था यही कि भारत के स्वतंत्रता के लिए जो है वो इन्होंने पूरी लड़ाई की थी। तो इनके बारे में चूंकि निकला था तो मतलब हिस्ट्री में तो किसी भी चीज के बारे में पूछा ही जा सकता है। फिर आज ये लॉन्च करेंगे, जैसे ये न्यूज काफी रिपीटेड आ रही है। ये हिंदुस्तान का क्या था क्या? चित्रा? हिंदुस्तान क्या बताया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट मैं सो रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, इससे ये जुड़े होते हैं। ये हिस्ट्री में तो पीसेस में तो बहुत बार पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से रिवॉल्यूशनरी थे, कब ये बना। अक्सर आया है ये, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। इसको हिस्ट्री में जो है वो डीपली थोड़ा पढ़ लेना, पूछा ही जाता है ये कहीं हर अगले दूसरे साल में, ठीक है ना। फिर ठीक। ये HPV वैक्सीनेशन का जो मैं बता रही थी, आज इसको मोदी जी जो है वो लॉन्च करेंगे। ये 2 दिन से चला आ रहा है। और ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस का। और इसमें जो टारगेट ग्रुप है वो 14 ईयर्स ओल्ड की जो लड़कियां हैं उनको। ये भारत का एक पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है। सरकार का जो कमिटमेंट है स्वस्थ नारी, इस पे पूरा फोकस है। किस प्रकार से जो सर्वाइकल कैंसर है उसको जो है वो कम किया जाए, उसके जो केसेस हैं उस पे पूरा फोकस है। और एम है इस पूरे प्रोग्राम का, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव या कैंपेन चलाया जाएगा कि इसके तहत हर साल 1.15 करोड़ जो गर्ल्स हैं उनको डिफरेंट जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं वहां पे वैक्सीनेट जो है वो किया जाए। ये जो वैक्सीन लगेगी ये फ्री ऑफ चार्ज रहेगी। जितनी भी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। और जो 14 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की वजह से सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन ये कॉज है डेथ का इंडिया में, सेकंड मोस्ट। और हर साल जो है वो
1,20,000 न्यू केसेस जो है वो होते हैं और उसकी वजह से 80,000 डेथ्स जो है वो एनुअली रिपोर्ट की जाती हैं। ये जो डेटा है डेथ्स का और केसेस का, ये ग्लोबोकॉन 2022 का डेटा है ये। और इसमें जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो एचपीवी या जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप 16, टाइप 18, इनकी वजह से ज्यादातर ये होता है। तो इसीलिए ये वैक्सीनेशन ड्राइव सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें गार्डेसिल वैक्सीन का यूज होगा। ठीक है। और इसकी जो डोजेज हैं वो एडमिनिस्टर किए जाएंगी गर्ल्स में। और ये जो वैक्सीन है ये 2006 से यूजेज में है और इसके दो 500 मिलियन से ज्यादा जो डोज है वो ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोवाइड किए जा चुके हैं और माना जा रहा है कि काफी इफेक्टिव है एचपीवी के जो केसेस हैं, जो सर्वाइकल कैंसर है उसको रोकने में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये लगातार 3-4 दिन से न्यूज में है, तो इस पे केसेस भी बनता है सर्वाइकल कैंसर से भी, या एचपीवी के बारे में भी पूछ सकता है। जो प्रोग्राम ये आज लॉन्च होगा तो ये भी जो है वो आ सकता है। ठीक है। फिर अभी दिल्ली में जो है वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनके ऊपर केस चल रहा था, तो इसमें अभी फिलहाल जो कोर्ट है उन्होंने इनको बरी कर दिया है और सीबीआई ने कहा है कि फर्दर जो है वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। काफी ये हाई प्रोफाइल केस रहा है। ठीक है। तो इसको लेके काफी विवाद भी था। तो अभी चूंकि अब उनके अगेंस्ट जजमेंट आया है तो अब ये नेक्स्ट इनका कहना है कि हम अपील करेंगे। तो लिकर केस था दिल्ली में, उसमें अभी फिलहाल के लिए इन लोगों को जो है वो बरी कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। और इसी केस के चलते जो है वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था और फिर बाद में उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा था। फिर 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में निकला था कि ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट इसकी आई है कि क्या क्या है और क्या क्या इसमें चीजें हुई हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट को बूस्ट करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर हम 16 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये 1 फरवरी 2026 को आपका इसको पार्लियामेंट में पेश किया गया था बजट के टाइम पे। और इसके तहत जो है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को काफी सपोर्ट जो है वो बढ़ाया गया है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो हर 5वें साल इसका गठन होता है और ये रिकमेंड करता है कि जो टैक्सेस हैं, जो टैक्स से रेवेन्यू आता है, उसको किस प्रकार से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा। और 10वां जो फाइनेंस कमीशन आया था ये पहला था, जिसके बाद जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज और जो रूरल पंचायत थे, जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट माने जाते हैं, इनको भी जो है वो फंडिंग जो है वो प्रोवाइड किया गया था, इनसे ग्रांट्स दिया गया था। 16 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उनके लिए जो ग्रांट्स है उसको बढ़ाया गया है। इसके पहले 36% था और अभी उसको बढ़ा के 45% जो है वो कर दिया गया है। और इन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको अगर फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा तो अर्बनाइजेशन बेहतर होगा और जो चीजें हैं वो और अच्छी होंगी, जो सिटीज है उनका और राइज होगा। तो ये है जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे काफी सारे चैलेंजेस हैं और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। और इसकी वजह से जो अर्बन एरियाज है वहाँ प्रॉब्लम्स भी काफी सारी हैं, वाटर की, रोड्स की, फैसिलिटीज की, हाउसिंग की, हर सब चीजों की। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है ताकि एक हमारा जो उद्देश्य है डेवलप्ड कंट्री बनने का 2047 तक, तो उसमें जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से हमारी जो सिटीज हैं वो अर्बनाइज हो, वर्ल्ड क्लास लेवल का जो है वहाँ पे सारी चीजें रहे। तो ये है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये कई बार पूछा गया है। जैसे इसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में से दिया रहता है कि जो आर्टिकल 280 है उसके तहत जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो ये तो कई बार पूछा गया है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो किस आर्टिकल के तहत जो है वो आता है। फिर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने मैंडेटरी किया है कि जितनी भी एंटिटीज हैं वो रेगुलेट करें और जो भी रजिस्टर्ड नेम और रजिस्टर्ड नंबर, अगर जैसे सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट रहता है जिसमें मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी दिया जाता है, तो जो भी इंडिविजुअल बता रहा है उसका नाम और रजिस्टर्ड नंबर जो है वो होना चाहिए। ताकि क्योंकि अभी जो है वो अगर हम देखें तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें काफी ज्यादा जो है वो मार्केट के बारे में, सब चीजों के बारे में जानकारी
रहती है। तो अब ये ऑथेंटिक है, जो बना रहा है व्यक्ति वो मतलब उस से रिलेटेड है, या इसको बस एक कंटेंट के तौर पे इसको बनाया जा रहा है, तो इसकी वजह से काफी फ्रॉड्स वगैरह भी हो रहे हैं, लोगों को नुकसान भी हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सेबी ने ये निर्णय लिया है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल ये सारी चीजें बतानी होंगी, और ये जो नए रेगुलेशंस हैं ये 1 मई से इफेक्ट में आ जाएंगे, जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट है, जो हमारा स्टॉक मार्केट है इसमें। फिर डिफेंस और सिक्योरिटी इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान जो है, इन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दिया है, ओपन वॉर। और पिछले काफी महीनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इश्यूज जो है वो चल रहे थे, और एक्शन और ये हो रहा था, जैसे कोई इधर से एक्शन हो रहा था फिर कुछ उधर से हो रहा था। तो अभी फिलहाल जो है वो फुल फ्लेड वॉर जो है वो उसको घोषित कर दिया है। और जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है उनके मुताबिक जो है वो अफगान फोर्सेस ने जो है वो काफी सारे पाकिस्तान सोल्जर्स को कैप्चर किया है, उनकी डेथ हुई है। तो एक फुल फ्लेज वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान का ये ऑपरेशन है गजाबलिल हक, जिसका मतलब है राइटियस फरी। और ये जो अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसको ये काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे सिक्योरिटी इश्यूज को लेके। इनका था कि इन्होंने बार बार अफगानिस्तान को एक्यूज किया कि यहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान चल रहा है और ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में 2007 से, और उसको ये वो कर नहीं पा रहे हैं कंट्रोल। और इंडिया के बिहाफ पे मतलब जो है वो तालिबान जो है वो पाकिस्तान में अटैक कर रहा है, ये एलिगेशंस ये लगा रहे थे। तो इसकी काफी निंदा की है, और इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और दिल्ली का जो टाई है वो बढ़ रहा है। और इन्हीं मतलब तो जो भी ये स्ट्राइक हुई है तो इसको इंडिया ने इसकी निंदा की है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो वॉर है इसको एक्सटर्नाइज करने की कोशिश किया जा रहा है, ये इनके इंटरनल फेल्योर्स की वजह से है। तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में ये कितना वो जहां कहाँ तक चीजें जाती हैं। निगोशिएशंस भी जो है वो उनको कराने की बात हो रही है। और अक्टूबर में जो है वो एक सीज फायर हुआ था, जब टेंशन बढ़ा था पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। कतर और टर्की इन्होंने जो है वो मिलके जो है वो जो विवाद हो रहा था उसको किया था। बस अब देखना होगा। इस्लामाबाद ने भी जो है वो कई सारे जो अफगान रिफ्यूजीज थे उनको फोर्सफुली जो है वो डिपोर्ट किया था, काफी सारे स्ट्राइक किए इनके जो बेसिस थे टीटीपी के। और इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से भी जो है वो क्लैशेस हुए। फिर डूरंड लाइन है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये भी एक जो है वो इश्यू ऑफ कंटेंशन है। ये 2640 किलोमीटर की लाइन है। और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1853 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। बाद में इसको अफगानिस्तान ने जो है वो रिजेक्ट किया, नहीं मानते हैं वो इसको। तो इसको भी लेके विवाद है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या चीजें होती हैं। मिलिट्री वाइज देखा जाए तो अगर ये कंटेस्ट ऐसे चलता है तो अफगानिस्तान अभी बहुत बेटर पोजीशन में नहीं है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो बेहतर हैं उनसे। तो अब इसमें देखना होगा कि आगे क्या चीजें होती हैं। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने हमारा जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, इस पे जो है इसने यात्रा किया। और ये जैसलमेर है वहां राजस्थान में एयरफोर्स स्टेशन, वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। वायु शक्ति एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जो क्षमताएं हैं उनको पूरा जो है वो दिखाया गया। और इन्होंने 25 मिनट तक की जो है वो फ्लाइट किया। गाड़ीसर लेक है और जैसलमेर फोर्ट है, इसके पूरा जो है वो उन्होंने यात्रा किया। तो ये प्रचंड भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भारत का पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको कि इंडिजिनसली डिजाइन किया गया और डेवलप किया गया है। इसको बनाने का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। फिर भारत और जापान के बीच में धर्मा गार्जियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये चल रही है। और ये उत्तराखंड का अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां के चौबाटिया में ये चल रहा है। और 24 फरवरी से ये एक्सरसाइज चल रही है, 9 मार्च तक चलेगी। दोनों ही कंट्रीज के इसमें टोटल 120 सोल्जर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो एक्सरसाइज है इसका उद्देश्य है दोनों कंट्रीज के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना, टैक्टिकल ऑपरेशन का कोऑर्डिनेशन बेहतर करना, ठीक है। तो इसके लिए पूरी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनकी जो है वो पूरी ड्रिलिंग वगैरह किया जाता है। कई बार पूछा भी जा चुका है कि धर्मा गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है।
ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये हुआ, जहां पे राष्ट्रपति इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहीं पे इन्होंने एलएचसी के थ्रू जो है वो ट्रेवल भी किया। और इस ये जो वायु शक्ति एक्सरसाइज हुआ है, इसमें काफी सारे एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि प्रमुख थे आपके राफेल, Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर, हॉक Mi-17। इसके अलावा लाइट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव ये भी रहा, और हमारा ये एलएचसी प्रचंड जो है इन सब ने जो है पार्टिसिपेट किया। एक्सरसाइज वायु शक्ति की बात करें तो ये भारत की जो एयरफोर्स है उसके द्वारा जो है ये बायनियल जो है वो फायर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, इसमें अपना दिखाते हैं ये। और अब चूंकि 26 में हुआ है तो इसको नाम दे दिया गया एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026। फिर आईएनएस अंजदीप, इसकी कमीशनिंग कल हो गई चेन्नई पोर्ट पे, और 27 फरवरी 2026 को हुआ। ये फोर्थ शिप है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत। और इसको जो है वो करवार के पास एक आइलैंड है उसी के नाम पे इसको दिया गया है। और ये इसका जो ज्यादातर जो कंटेंट है वो 80% जो है वो इंडिजिनसली जो है वो डेवलप हुआ है। इसको नाम दिया गया है डॉल्फिन हंटर का। ये 77 मीटर लॉन्ग है, 1400 टन का ये वेसल है। ठीक है। और ये जो है वो रैपिड तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, और जो कोस्टल एनवायरनमेंट है उस पे जो भी ऑपरेशंस होंगे उनको चलाने में इनसे जो है वो मदद मिलेगी। इसमें काफी सारा एडवांस जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम जो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर डीआरडीओ ने कल सक्सेसफुली अपना टेस्ट किया फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इनका उड़ीसा के आईटीआर चांदीपुर पोस्ट से। और ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसके मतलब इसको एक फिर से रीवैलिडेट करने के लिए जो है वो इसकी टेस्टिंग किया गया है। ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसका जो डिजाइन और डेवलपमेंट का काम है इसको रिसर्च सेंटर एमिराट है आरसीआई, इन्होंने जो है वो किया है। ये एक डीआरडीओ की लेबोरेटरी है हैदराबाद में। और इसके अलावा डेवलप जो है उसमें और भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। और ये जो मिसाइल है इससे जो हमारी क्षमताएं हैं वो काफी जो है वो बेहतर होंगी। ठीक है। और इसको जो है वो भारत का जो आत्मनिर्भर और मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव है उसके तहत जिसकी मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए जो है वो इसको बनाया गया है। फिर इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो जीडीपी है इसकी रीबेसिंग की गई है, तो ये इसके रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो दिया गया है। नया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनके द्वारा न्यू सीरीज ऑफ एनुअल और क्वार्टरली एस्टिमेट्स इसको कल रिलीज किया गया। और ये जो नया सीरीज आया है इसमें जो बेस ईयर्स हैं उनको अपडेट कर दिया गया है, और बताया गया कि इंडियन इकोनॉमी जो है जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 25-26 का जो चला, इसमें जो ग्रोथ है थर्ड क्वार्टर में 7.8% की ग्रोथ रही, जो कि 24-25 के कंपैरिजन में जो है वो ज्यादा थी। और जो हमारी नई सीरीज है इसमें काफी जो बेस ईयर है इसको चेंज जो है वो किया गया है। पहले का बेस ईयर 2011-12 था, अब इसको जीडीपी कैलकुलेशन के जो बेस ईयर है उसको 22-23 कर दिया गया है। आईआईपी के लिए या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसके लिए भी बेस ईयर को 22-23 रखा गया है। और सीपीआई के लिए इसको जो है वो 24 का जो है वो कर दिया गया है। तो बेस ईयर में जितने भी हमारे डेटा है उसमें चेंजेस किए गए हैं। और 2022 और 23 को फाइनेंशियल ईयर एज ए बेस ईयर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक नॉर्मल ईयर था कोविड 19 पैंडेमिक के बाद से, तो उस टाइम से फिर जो डाटा लिए जाएंगे वो माना जा रहा है कि वो जो है वो रिलायबल रहेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव डाटा जो है वो रहेगा। और इन्होंने बताया कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो बढ़ा है, स्ट्रॉन्ग रियल ग्रोथ रही है सेकेंड क्वार्टर में भी थर्ड क्वार्टर में भी। जो इंडियन इकोनॉमी है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुई है। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 में 7.2 था, फिर 24-25 में ये 7.1 रहा। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो ग्रेट होटल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज,
ब्रॉडकास्टिंग, इन सब में जो ग्रोथ है वो 10.1% के लगभग जो है वो रहा है। तो ये सारा इसमें मतलब जानकारी जो है वो इसमें रिपोर्ट में दिया गया है। फिर जो नया जीडीपी है, जो नए सिरे से इसको जारी किया जाएगा, इसमें बताया जा रहा है कि काफी सारे चेंजेस किए गए हैं जिससे कि बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट हो सके कि क्या इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो कंट्री की रही है। और इसके लिए बेंचमार्क इंडिकेटर मेथोडोलॉजी उसका जो है वो यूज जो है वो किया जा रहा है। बेसलाइन को रिवीजन किया गया है। जो एडजस्टमेंट किए गए हैं इसमें एनपीएस सिस्टम को भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जो एचआरए वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उसको इंक्लूड किया गया है। लोकल बॉडीज को भी कवर किया गया है। तो काफी सारे इसमें चेंजेस किए गए हैं ताकि हमें एक बेहतर और रिलायबल डाटा जो है वो मिल सके। ठीक है। फिर इंडियन कार मेकर्स और सीएक्यूएम इनके बीच जो है वो थोड़ा सा क्लैशेस हो रहे हैं। अभी जो है वो ये दिल्ली में जो है वो एयर क्वालिटी हमें पता है दिल्ली एनसीआर रीजन में काफी जो है वो खराब हुई है। ठीक है। तो वहां पे जो एयर क्वालिटी है उसको मैनेज करने के लिए कमेटी बनी थी। और इस कमेटी को हेड किया अशोक झुंझुनवाला ने। ये आईआईटी मद्रास के हैं। इन्होंने काफी सारे रिकमेंडेशन किया है जिन रिकमेंडेशन का जो कार इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो विरोध कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने बताया है कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वो जो भी हमारा पार्टिकुलेट मैटर का जो कंसंट्रेशन है उसका 23% जो है वो इसी से आता है, स्पेशली विंटर के टाइम में। तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही रजिस्ट्रेशन हो दिल्ली एनसीआर रीजन में 2030 से। इसको लेके जो है वो मेजर जो है वो कंट्रोवर्सी हुआ है। जो कार मैन्युफैक्चरर है और जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका काफी सारे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा कैसे होगा कि सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो दी जाए। और तो इसी में जो है वो उनका विवाद हो रहा है। तो अब आगे देखना होगा कि क्या चीजें होती हैं। तो मतलब ये पूरा मैटर है। और जैसे सीएक्यूएम की जो कमेटी है इसको कौन चेयर किया, ये पूछ सकता है। फिर इस कमेटी ने बताया कि जो टू व्हीलर्स हैं, जो ओल्ड मॉडल, जो पुरानी जो कार है, इन सब से जो है वो काफी जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब का इमिशन होता है। तो इसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है वो काफी पुअर हो जाती है। ठीक है। फिर 2025-26 में जो क्या फिजिकल परफॉर्मेंस रहा एट द एंड ऑफ जनवरी 2026, जो फिजिकल डेफिसिट है ये 9.8 लाख करोड़ का रहा है। जो कि हमारे जो एनुअल बजट था 25-26 का उसका 63% रहा है। ठीक है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है इसी टाइम में, सेम पीरियड में, पिछले साल के कंपैरिजन में 2024-25 के तुलना में। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन्होंने अपना मंथली जो है वो अकाउंट जो है वो इसको रिलीज किया। और इन्होंने बताया कि जो सेंटर है उसने 27.08 लाख करोड़ रिसीव किए, जो कि रिवाइज एस्टिमेट का 79% है। मतलब ये डेटा बस फिजिकल डेफिसिट वाला याद रखना रहेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो एक एस्पेक्ट होता है, बताता है कि कैसी है फाइनेंशियल हेल्थ, कितना हमारा एक्सपोर्ट है, कितना हमारा इम्पोर्ट है टोटल, और कितनी हमारी बोरोइंग्स वगैरह हैं। तो इससे पता चलता है कि इकोनॉमी साउंड है कि नहीं है। अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो वो सही नहीं माना जाता है। और गवर्नमेंट्स का ये एम रहता है कि फिजिकल डेफिसिट हो जाए वो कम से कम जो है वो रखा जाए। फिर आज प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात की और राजस्थान की अपनी यात्रा पर रहेंगे। गुजरात में ये सेमीकंडक्टर असेंबली इसका इनॉग्रेशन करेंगे। टेस्ट एंड पैकेजिंग फैसिलिटी है ये माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, सानंद में। और ये एक मेजर स्टेप है। इंडिया जो है वो ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में से जो भारत की पोजीशन है वो बेहतर होगी। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो है वो सेरेमनी हुई थी, स्टार्ट हुआ था ये 2023 में। और इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है इसके अंदर इसको अप्रूवल किया गया था। इसमें 22,500 करोड़ रुपए का लगभग इन्वेस्टमेंट रहा और अब ये ऑपरेशन हो जाएगा। और माना जा रहा है कि इस फैसिलिटी के बनने के बाद से जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, अभी ये फिलहाल 2,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, और भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और हमारी जो क्षमताएं हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की वो और बेहतर होंगी। और ये जो फैसिलिटी है
इसमें जो है वो एडवांस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और NAND सेमीकंडक्टर या नंद फ्लैश मेमोरी, इसका भी जो है वो प्रोडक्शन जो होगा। ठीक है, और माना जा रहा है कि इससे हमारे वर्ल्ड वाइड जो है वो कस्टमर्स भी बढ़ेंगे। फिर मिजोरम में गवर्नमेंट जो है वो एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लेके आई है, और इसको नाम दिया है इन्होंने बाना काय या हैंड होल्डिंग स्कीम। और इसमें 5 जो मेजर क्रॉप्स हैं उनको कवर किया जाएगा, और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आएंगी। इसमें पैडी, जिंजर, मीजो, चिली, कैबेज और ब्रिंजल को रखा गया है। तो इन सारे में जो है वो इंश्योरेंस सरकार प्रोवाइड करेगी, ताकि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो पेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, उस कंडीशन में फार्मर्स को जो है वो इंश्योरेंस के तहत जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। फिर राजस्थान में अभी आज प्रधानमंत्री मोदी जी ये 20 में रहेंगे, और इस दौरान जो है वो कल ये HPV वैक्सीनेशन का लॉन्च करेंगे। इसके अलावा और भी 16,680 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका ये उद्घाटन करेंगे। और रोड कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे काफी सारे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन होगा। 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा बंदीकुई से जयपुर में, उसका इनॉग्रेशन होगा। इसके अलावा अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका होगा, और फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा 4 लेन एलिवेटेड रोड का जोधपुर सिटी में। तो ये सारी चीजें जो है वो होंगी। और ये जो पूरा नेटवर्क बन रहा है, इससे जो है वो काफी जो है वो कनेक्टिविटी भी जो है वो इनकी बढ़ेगी। और इसके अलावा ये 21,000 से ज्यादा जो राजस्थान में जो यंग यूथ है उनको जो है वो लेटर जॉब का जो है वो लेटर भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें पूरी जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी वो वैक्सीनेशन वाला रहेगा, HPV वैक्सीनेशन यहीं से इनिशिएट करेंगे। और बाकी जो है वो जो नेशनल हाईवेज हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। फिर इसके अलावा 1 मार्च को तमिलनाडु और पुदुचेरी की विजिट करेंगे, और यहाँ पे भी काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाएगा। इसमें ई बसेस, PM ई बस सेवा ये सब शुरू होगी। और ये 750 एकड़ का एक कारासूर सिदारापेट इंडस्ट्रियल एस्टेट बना है, तो उसको डेडिकेट करेंगे नेशन को। और ये एक फार्मा पार्क है, ठीक है। और इसमें फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, IT पार्क, ये सारी चीजें जो है वो रहेंगी। इसके अलावा ये इनॉग्रेट करेंगे काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, जिसमें लगभग 4,400 करोड़ की लागत से ये बनेगा। और 4 लेनिंग होगी बाराकन्नम और पुडुचेरी सेक्शन की। और इससे जो ट्रेवल जो टाइम है वो रिड्यूस होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा ये अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल में जाएंगे, वहां पे अपना दर्शन और पूजा वगैरह करेंगे। और 8 वहां पे रेलवे स्टेशन हैं जिनको कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जो है वो रीडेवलप किया है, तो उनको भी जो है वो पायलट प्रोजेक्ट उनका भी इनॉग्रेशन होगा। मतलब राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु तीनों जगहों पे ये पूरा इनका चलेगा। फिर बोत्सवाना से 8 और चीता जो है वो इनको इंडिया जो है वो लाया जाएगा। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश में सेरेमनी होगी। तो टोटल जो है वो जो चीता की संख्या है कंट्री में वो अभी फिलहाल 46 हो जाएगी। और इन्हें कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। और ये जो नए बैचेस आएंगे इसमें 6 फीमेल्स हैं और 2 जो है वो मेल हैं। ठीक है, तो बोत्सवाना से हमारा हुआ है, उसके तहत जो है वो चीता जो है वो उनको लाया जाएगा। हमारा प्रोजेक्ट चीता चल रहा है 2022 से। चीता इंडिया से विलुप्त हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था। फिर इसी के तहत जो है वो हमने नामीबिया और बोत्सवाना इनसे जो है वो किया और कॉपरेशन, और वहां से जो है वो उनको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ये भारत की अपनी 4 दिवसीय यात्रा पे आए हैं, और ये कल मुंबई पहुंचे। और माना जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो काफी जो है वो डील होने की संभावना है। और यूरेनियम सप्लाई डील जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मानी जा रही है कि इंडिया और कनाडा के बीच में होगी। और भी काफी सारे एग्रीमेंट होंगे, ऑयल, गैस, एनवायरमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों पे। मुंबई के बाद ये दिल्ली जाएंगे, फिर वहां पे प्रधानमंत्री के साथ इनका मीटिंग है। और मुंबई में ये 26/11 का जो ताजमहल होटल में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो वहां पे ट्रिब्यूट पे करेंगे।
और भारत और कनाडा दोनों अपनी जो रिलेशनशिप है उनको बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। बीच में जो है वो काफी जो है वो इश्यूज हुए थे कि जब से वहाँ न्यू गवर्नमेंट बनी है पिछले साल, तो तब से जो है वो जो चीजें उनको ट्रैक पे ले जाने की कोशिश किया जा रहा है। इसके पहले इंडिया के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी वहाँ पे उन्होंने विजिट किया था और G7 की मीटिंग वगैरह अटेंड किया था। खालिस्तान मूवमेंट को लेके इंडिया और कनाडा के बीच में जो है रिलेशन थोड़े बिगड़ गए थे। ठीक है। INS तरंगिनी है और फिर चित्रा INS तरंगिनी ये ट्रेनिंग शिप है और ये जो है वो श्रीलंका के त्रिनकोमाली यहाँ पे पहुंची है एज अ पार्ट ऑफ ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप इनिशिएटिव। और दोनों जो नेवीज हैं इंडिया और श्रीलंका की, उनके बीच में नेवल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए ये अपना विजिट पे वहां पे गया है। और और ये मतलब दोनों की जो कंट्रीज है एक नेवल डिप्लोमेसी के तौर पे ये काम करेगा कि कैसे जो है वो दोनों की जो नेवीज हैं वो मिलके कॉपरेट करें, अपना बेहतर करें रिलेशन को। ठीक है, तो इसके लिए INS तरंगिनी जो है वो श्रीलंका गया है। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशन, आज नेशनल साइंस डे है। 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तो इसका सेलिब्रेशन कल शुरू हुआ न्यू दिल्ली में, वहां पे हुआ। और इस बार का जो फोकल थीम है वो है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। और इसमें जो हमारे साइंस मिनिस्टर हैं इन्होंने काफी सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया। एक है इसमें हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर और ANRF वेंचर सेंटर आउटरीच इनिशिएटिव, दोनों का इन्होंने शुरुआत किया। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से कॉपर डोप्ड नैनो टाइटेनिया कोटिंग बना है। ये हेरिटेज स्टोन्स की कोटिंग के लिए बना है और इसको रीबिल्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इनके द्वारा बनाया गया है। और ये क्रूशियल स्टेप है जिसके तहत मतलब इस कोटिंग के बाद से जो हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होती हैं वो को बेहतर तरीके से जो प्रिजर्व किया जाएगा। इसमें उन्होंने कहा कि जो महिलाएं उनकी भागीदारी काफी बढ़ रही है। ठीक है। और ये जो कोटिंग का इन्होंने बताया कि ये एक एडवांस साइंटिफिक सोल्यूशन है, जो प्रिजर्वेशन में हेल्प मिलेगी। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको नैनो टाइटेनिया और कॉपर डोप नैनो टाइटेनिया कोटिंग, इसको पैरालॉइड B72 मैट्रिक्स में एम्बेडेड करके बनाया गया है। और इससे मतलब जो मार्बल स्टोन्स एंड ये सब होते हैं इनकी लाइफ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा इनका, तो इसके लिए इसको बनाया गया है। तो आज नेशनल साइंस डे है तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज भी काफी सारी सेरेमनीज होंगी और हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी सर CV रमन ने 1928 में इसी दिन, इसीलिए हर साल भारत में नेशनल साइंस डे इस दिन मनाया जाता है। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ये 1935 में स्टैब्लिश हुई थी, जो कि कंट्री का ओल्डेस्ट साइंस एकेडमीज में आता है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइंस रिसर्च और पॉलिसी को प्रमोट करने में। ठीक है। फिर इसके अलावा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है जिसका उद्देश्य है यूनिवर्सिटीज, डिग्री कॉलेजेस और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस है वहां पे रिसर्च को, साइंटिफिक रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा और बेहतर करना, बढ़ावा देना। स्पोर्ट्स में एक 12 वर्ष के एक अर्जेंटीना के बॉय हैं, इनका नाम, इनको निक नेम दिया गया है मेसी ऑफ चेस। और ये माना जा रहा है कि ये नया रिकॉर्ड बनाएंगे और जो अभी तक के जो यंगेस्ट चैंपियंस हुए हैं उनको ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है। और 12 वर्ष की आयु में ये यंगेस्ट जो है वो वर्ल्ड चैंपियन जो है वो बन सकते हैं। तो अभी जो है इंडियन ओरिजिन के GM ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा, इन्हीं के नाम पे रिकॉर्ड है, जो कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे 12 साल 4 महीने और 25 दिन के टाइम पीरियड में। तो अगर इतनी कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनते हैं तो एक काफी अचीवमेंट जो है वो ये माना जाता है। नाम क्या इनका नाम है स्पेलिंग फॉस्टिनो ओरो, स्पेलिंग FAUSTINOORO। तो ये आज का डेली करंट अफेयर्स था। और यूट्यूब पे आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।